हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ एज यू ऑल नो कि हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस कर रहे थे और पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने लीनियर अरेंजमेंट का एक स्टैंडर्ड पजल करा था जहाँ पे कि देयर वर पीपल सिटिंग इन वन रो एंड ऑल ऑफ देम वर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, बट विद अ लिटिल ट्विस्ट कि वहां पे एक सीट वेकेंट थी। ओके, नाउ कंटिन्यूइंग ऑन द सेम जर्नी, हम लोग आज भी सिटिंग अरेंजमेंट का एक पजल करेंगे, लेकिन आज वाला जो पजल है वो लीनियर अरेंजमेंट का है और साथ में एक रो के अंदर हम लोगों को सीट करेंगे बट दे विल बी फेसिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ये जनरली थोड़ा सा ट्रबल देते हैं स्टूडेंट्स को ऐसे क्वेश्चंस जहां पे कि एक ही रो के अंदर मल्टीपल डायरेक्शंस हमें हैंडल करने होते हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम इन सिचुएशंस को केटर कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले एज यूजुअल मैं आपको टाइम दूंगा टू पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, एंड देन वील बिगिन विद द डिस्कशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट लेट्स गो थ्रू व्हाट इज गिवन टू अस। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, 8 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस सी यू बी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ व्हाइल सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। ठीक है, तो ये जो मेन कंडीशन जिसकी हम बात कर रहे थे कि कुछ लोग जो है वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं और कुछ लोग जो है वो कहाँ फेस कर रहे हैं, साउथ फेस कर रहे हैं। तो हमें लोगों को एक ही रो में बिठाना है, बट सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ व्हाइल द अदर्स आर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। ओके, ठीक है। इसके बाद में देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस भी आपको मेंशन करके दे रखे हैं। इसने बोला है फेसिंग द सेम डायरेक्शन मींस इफ वन पर्सन फेसेस नॉर्थ द अदर आल्सो फेसेस नॉर्थ। तो बेसिकली ये क्या चीज है, ये आपको दो स्टैंडर्ड तरीके हैं डायरेक्शंस बताने के। तो बहुत बारी पजल्स के अंदर हम देखते हैं कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी कि बोथ द नेबर्स ऑफ ए फेस द सेम डायरेक्शन। हाउ डू वी इंटरप्रेट दिस, कि ए के जो दोनों नेबर्स हैं, अगर उनमें से एक का डायरेक्शन मुझे पता लग जाता है कि एक बंदा नॉर्थ फेस कर रहा है, तो मैं मान के चलूंगा दूसरा बंदा भी कहाँ फेस करेगा, नॉर्थ फेस करेगा। ओके, या फिर इफ वन ऑफ द नेबर्स ऑफ ए फेसेस साउथ देन द अदर नेबर विल ऑल्सो फेस साउथ। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय सेइंग फेस द सेम डायरेक्शन। ओके, फिर इसी के जैसा आता है फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो उसमें कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ए का एक नेबर नॉर्थ फेस कर रहा है, दिस इज नोन टू यू। ठीक है, सो यू ऑलरेडी नो दैट वन ऑफ द नेबर्स इज फेसिंग नॉर्थ एंड बोथ द नेबर्स फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन। बोथ द नेबर्स फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होगा कि इफ वन ऑफ द नेबर्स इज फेसिंग नॉर्थ देन द अदर नेबर विल फेस साउथ। ओके, या फिर इफ वन ऑफ द नेबर्स इज फेसिंग साउथ द अदर पर्सन और द अदर नेबर विल फेस नॉर्थ। ओके, तो ये नेबर्स के कॉन्टेक्स्ट में बहुत कॉमनली यूज होता है, फेसिंग द सेम डायरेक्शन, फेसिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन। कई बार दो इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया ए एंड बी बोथ फेस द सेम डायरेक्शन एंड सम हाउ इंटरप्रेट करते वक्त में आप ये कंक्लूड कर पाते हैं कि बी फेसेस साउथ, तो उसका मतलब होगा ए इज ऑल्सो फेसिंग साउथ। ओके, या फिर इफ बी फेसेस नॉर्थ देन ए इज ऑल्सो फेसिंग नॉर्थ। ओके, एंड सिमिलरली हम ऑपोजिट को भी बड़ा इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि पी एंड क्यू आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन एंड वाइल इंटरप्रेटिंग द कंडीशंस यू कम टू अ कंक्लूजन कि पी इज फेसिंग नॉर्थ। तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा कि क्यू इज फेसिंग साउथ। ठीक है, सिंस दोनों लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे थे, so if one of them is facing north the other person will face south and vice versa. If the other person faces south or north, or you can say if P faces south then Q will face north. ओके, तो ये काफी स्टैंडर्ड रूल्स हैं, काफी स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी इस टाइप के पजल के अंदर। ओके, चलिए अब उसके बाद में देखो हमें क्या दे रखा है, वी सिट सेकंड प्लेस फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ओके, अब कंडीशन को इंटरप्रेट करना सीखते हैं कि एक रो के अंदर मल्टीपल डायरेक्शंस को हम एक्चुअल में कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन मुझे दे रखी, वी सिट्स एट द सेकंड प्लेस फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रूम। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है मेरे सामने कि V को मुझे कहाँ बिठाना है, सेकंड प्लेस फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। ओके, सेकंड प्लेस पे कहाँ से, एक्सट्रीम एंड से। अब लेकिन सोच के देखो, एक्सट्रीम एंड से सेकंड प्लेस, तो एंड यहाँ पे मेंशन करा ही नहीं है। एंड तो लेफ्ट एंड भी हो सकता है और राइट एंड भी हो सकता है। ऑल्सो वो सेकंड प्लेस डिपेंड करेगा कि भाई V कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, क्योंकि अगर मुझे बोल दिया गया कि V के थर्ड राइट पे मुझे किसी को बैठाना है, ठीक है, और मैं यहाँ पे V को नॉर्थ फेस करा के राइट एंड से बिठा देता हूँ, तो फिर वो कंडीशन हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो कैसे इंटरप्रेट करें, तो देखिए इस सिचुएशन में ऑल आई एम गोइंग टू डू इज आई विल राइट V सिट्स एट द सेकंड प्लेस फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। तो मैंने मान लिया ये एक्सट्रीम एंड है और यहाँ पर V बैठा हुआ है, तो दिस इज द सेकंड प्लेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ।
ओके तो इस तरीके से मैंने V को सेकंड प्लेस पे बिठा करके बाकी पोजीशंस क्रिएट कर दी हैं। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ कि अगर मैं इस एंड से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा V, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड प्लेसेस इन द रो। ओके हमें V के लिए क्लियरली बोला गया था एंड से सेकंड प्लेस पे। अभी तक मैंने ये डिसाइड नहीं करा है कि V इज फेसिंग नॉर्थ और V इज फेसिंग साउथ, मैंने सिर्फ एंड से सेकंड प्लेस पे V को बिठाया है, ठीक है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट मुझे बोला जा रहा है R इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V। अब देखो R क्या बोल रहा है, V के सेकंड लेफ्ट पे है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट केस को इंटरप्रेट करते हैं। फर्स्ट केस में R को मुझे V के सेकंड लेफ्ट पे बिठाना है, तो इट इज ऑब्वियस कि V मस्ट बी फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तभी मैं R को V के सेकंड लेफ्ट पे बैठा पाऊंगा। व्हाई? क्योंकि अगर आपने V को साउथ फेस करा दिया तो सेकंड लेफ्ट यहां पर आएगा और इस डायरेक्शन में हमारे पास में उतनी प्लेसेस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सिमिलरली इन दिस कंडीशन V मस्ट बी फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, तभी हम उसके सेकंड लेफ्ट पे किसको बैठा पाएंगे, R को बैठा पाएंगे। ओके सो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है कि हम दोनों केसेस को पैरेलली रन कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता है कि V कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ या फिर साउथ। ओके नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन R एंड T। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, R और T के बीच में सिर्फ एक ही बंदा है। तो देखिए R के एक साइड पे देखते हैं तो वन पर्सन के बाद में यानी कौन सी प्लेस हुई, सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस पे V इज सीटेड, दैट मींस T यहां पर आएगा दूसरी साइड पे। और इसी तरीके से R के लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, एक साइड पे V है तो T विल बी ऑन द अदर साइड। ओके तो वन पर्सन बिटवीन सिटिंग बिटवीन R एंड T का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि T इज ऑन द सेकंड प्लेस फ्रॉम R। राइट लेफ्ट डिपेंड करेगा R कहां पे फेस कर रहा है उस पे। ओके चलिए नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ T सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ P। अब देखो T के राइट में जितने लोग हैं उतने ही लोग P के लेफ्ट में। अब यहाँ पे T कहाँ फेस कर रहा है ये मुझे अभी तक पता ही नहीं है, तो व्हाट शुड आई डू विद दिस इंफॉर्मेशन? क्या करें? इग्नोर कर दें? ये मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप इंफॉर्मेशन को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे, हम हमेशा उसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल फॉर्मेट में किसी ना किसी तरीके से लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया T के राइट में अगर X लोग होंगे तो P के लेफ्ट में भी कितने लोग होने चाहिए, X लोग होने चाहिए, ठीक है। यही बोला गया था, number of person sitting to the right of T same as the number of person sitting to the left of P। okay नेक्स्ट क्या बोल रहा है, V and P are facing the same direction। ठीक है अभी तक मुझे V के बारे में तो इंफॉर्मेशन है लेकिन P के बारे में नहीं पता है, तो मैंने लिख दिया V and P are facing the same direction। ठीक है शॉर्टेस्ट पॉसिबल फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन लिखते हुए चलेंगे। The neighbors of P face the opposite direction। P के जो नेबर्स है वो कहाँ फेस करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी एक नेबर अगर नॉर्थ फेस कर रहा है दूसरा साउथ फेस करेगा, और अगर एक नेबर साउथ फेस कर रहा है तो दूसरा नॉर्थ फेस करेगा। Q सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ S। अब देखिए फिर से Q और S को अरेंज करने के लिए अभी मेरे पास में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं साइड में लिख दूंगा S फोर्थ लेफ्ट 1 2 3 Q। ठीक है अब देखिए कई लोग यहाँ पे हो सकता है ये सोच रहे हो कि आपने S के रिस्पेक्ट में कैसे जज करा कि यहाँ पे यही लेफ्ट है। आप ध्यान से देखिए मैं इस कंडीशन में मैंने कहीं पर भी डायरेक्शन मेंशन नहीं करा है, ये सिर्फ मेरे समझने के लिए है कि मुझे S के फोर्थ लेफ्ट पे Q को बैठाना है। अगर S साउथ फेस करेगा तो लेफ्ट उस साइड हो जाएगा, ठीक है, और अगर नॉर्थ फेस करेगा तो लेफ्ट इस साइड होगा। मैंने सर्कल लगा के इसीलिए छोड़ा है यहाँ पे जिससे मुझे ये ध्यान रहे कि मुझे S के कॉन्टेक्स्ट में देखना है। ठीक है वापस रिपीट कर रहा हूँ, S के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। S नॉर्थ फेस करेगा तो Q ऐसे बैठेगा, साउथ फेस करेगा तो हम उस साइड ले जाएंगे। तो अभी क्लियर नहीं है तो मैंने S को सर्कल में डाल करके छोड़ दिया है। ठीक है नेक्स्ट क्या बोल रहा है, Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V। अच्छा अब इंफॉर्मेशन मिली कि भाई Q जो है वो V का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो हमने V के नेबर्स पे लिख दिया Q क्रॉस, यहाँ पे कहीं पे Q नहीं आएगा। ओके नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जो लोग एक्सट्रीम एंड पे हैं, ठीक है, एक्सट्रीम एंड वाले कहाँ फेस करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल फॉर्मेट में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ओके नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन। W इज फेसिंग द साउथ एंड इज नॉट सिटिंग एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ठीक है भाई एक इंफॉर्मेशन और आ गई कि W कहाँ फेस कर रहा है, साउथ में फेस करता है और किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो इन प्लेसेस पे W नहीं होगा। ठीक है ये हमने शॉर्ट में यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमें, U sits to the immediate right of W। अब देखिए W को हमने साइड में लिख रखा था, U sits to the immediate right of W मतलब U इसके immediate right पे आएगा, और क्योंकि साउथ फेस कर रहा है तो राइट इस डायरेक्शन में होगा।
ऑल्सो यहां से मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि जब भी मैं W को अरेंज करने जाऊंगा, U और W को अरेंज करने जाऊंगा, तो मुझे इनके लिए 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस चाहिए। ठीक है, आगे चल के देखेंगे। आई नो आप लोगों में से कई लोगों को दिख रहा होगा कि कहां पे अरेंज कर सकते हैं, बट होल्ड ऑन। ठीक है, हम सारी कंडीशंस को एक एक करके पुट अप करेंगे। पहले एक बार पैसेज को रीड करने का काम खत्म कर लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आपको हमेशा याद रखना है कि जब आप पैसेज इंटरप्रेट कर रहे हो तो एक बार में लग करके सारी कंडीशंस को आपको इंटरप्रेट कर लेना है। अदरवाइज आप बीच में कहीं पे कंफ्यूज होंगे, केसेस बनाने जाएंगे, एंड यू विल एंड अप रीडिंग द सेम इंफॉर्मेशन, सेम पैसेज अगेन एंड अगेन, विच इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो एक बार पैसेज को डिकोड कर लेते हैं पूरा का पूरा, उसके बाद में कंडीशन से अपन आराम से खेल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है मुझे, U एंड Q आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन और मिल गई, U एंड Q कहां कैसे फेस कर रहे हैं, आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि U और Q सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, या P एंड यहाँ पे बोला गया था V एंड P फेस द सेम डायरेक्शन। तो अगर इनमें से कोई एक बंदा नॉर्थ फेस कर रहा होगा तो दूसरा भी कहां फेस करेगा, नॉर्थ, और अगर एक बंदा साउथ फेस करेगा तो दूसरा भी कहां फेस करेगा, साउथ। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इन कंडीशंस को हम लोग इंटरप्रेट करना। ठीक है, तो हमने देखिए बॉइल डाउन कर दिया है छोटी छोटी कंडीशंस में, अब इनको प्लेस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कहां से शुरू करूं, देखो मुझे यहां पे दिख रहा है U और W जो है ये कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस पे आएंगे। अब ऊपर वाले केस में ध्यान से देखो कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस कहां पर अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ राइट इस कॉर्नर पे अवेलेबल है। ठीक है, और इस कॉर्नर पे अगर मैं अरेंज करता हूं तो U के राइट पे सॉरी W के राइट पे मुझे U को रखना है। ठीक है, तो W के राइट पे, और W कहां फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है, तो क्या मैं रख सकता हूं, देखो W यहां तो आ नहीं सकता, वैसे भी यहां रखते तो उसके राइट में हमारे पास जगह नहीं थी, तो हम बिल्कुल रख सकते हैं, ये W होगा, साउथ फेस करेगा, और यहां पे आ जाएगा क्या, U। ओके, कमिंग बैक टू द सेकंड केस। सेकंड केस में मुझे दिख रहा है कि मुझे यहां पे प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि और तो कोई मेरे पास में 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस और कहीं खाली है ही नहीं। अच्छा, अब इन दोनों में से मैं कैसे प्लेस करूं, सोच के देखो। W को मैं यहां रख नहीं सकता, अगर मैं W को यहां प्लेस करता हूं और साउथ फेस कराता हूं तो W के इमीडिएट राइट पे U आना चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि W के इमीडिएट राइट पे क्या आ रहा है, T आ रहा है। ठीक है, आई होप ये कंडीशन सबको समझ में आई है, ये यहां पर पॉसिबल नहीं होगा, और इस वजह से हमारा जो ये सेकंड केस है ये क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 केस। ठीक है, चलिए अब यहां पे एक इंफॉर्मेशन थी कि हमें क्या बोला गया था, Q S के कहां पर है, 4th लेफ्ट पर है। ठीक है, S के 4th लेफ्ट पे Q है, तो गाइस ध्यान से देखो S के 4th लेफ्ट पे Q कैसे अरेंज कर सकते हैं, एक ही तरीका है, S को मुझे यहां अरेंज करना पड़ेगा, नॉर्थ फेस कराएंगे, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट इज Q। ठीक है, क्यों एक ही तरीका है, कई लोग सोच रहे होंगे कि सर आप S को यहां ऐसे भी तो अरेंज कर सकते थे, साउथ फेस करा दीजिए और फिर साउथ में फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट Q ऐसे रख दीजिए। ये पॉसिबल नहीं होगा स्टूडेंट्स, रीजन देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, Q एंड पे नहीं आ सकता, हमें बोला गया था Q कैन नॉट बी ऑन द एक्सट्रीम एंड, एंड प्रिसाइसली इस चीज को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि बहुत बार हम ऐसी ट्रिवियल इंफॉर्मेशन जो स्टार्टिंग में हमें लगता है कि बहुत छोटी मोटी सी इंफॉर्मेशन है, इसको इग्नोर कर जाते हैं, और फिर सोचो अगर आपने यहाँ पे नहीं लिखा होता तो हम क्या करते, 2 केस बनाते, फिर बाद में दोबारा इंफॉर्मेशन ढूंढते, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो चीज रहती है हमारे कि Q के बारे में कुछ बोला गया था पर हमने उसको लिखा नहीं, तो बार बार हम रिपीट करते हैं पढ़ने का, ये जो पढ़ने वाला प्रोसेस है उसको नहीं करना है, चाहे कितनी भी छोटी इंफॉर्मेशन हो उसको हम लिख करके चलेंगे, और क्योंकि हमने यहाँ पे लिख रखा है कि Q एंड पे नहीं आएगा तो हमें बहुत क्लियरली पता है कि हमें S को यहाँ प्लेस करना है, नॉर्थ फेस कराना है, और फोर्थ लेफ्ट पे हम किसको अरेंज करेंगे, Q को अरेंज करेंगे। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखिए, Q और S अरेंज हो चुके हैं, मुझे U और W को मैं अरेंज कर चुका हूं, क्या बोल रखा है, एक्सट्रीम एंड वाले ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे। S कहां पे फेस कर रहा है गाइस, नॉर्थ फेस कर रहा है, अगर S नॉर्थ फेस कर रहा है तो U कहां पे फेस करेगा, साउथ फेस करेगा, सिंपल, एक्सट्रीम एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये हम यूज कर चुके हैं, फिर जैसे मुझे U का डायरेक्शन पता लगा मुझे Q का डायरेक्शन भी पता लग जाएगा, क्यों, मुझे बोला गया U एंड Q फेस द सेम डायरेक्शन, तो U कहां फेस कर रहा है, साउथ, इसका मतलब Q भी कहां फेस करेगा, साउथ फेस करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हम यूज कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, अच्छा अब यहां पे ध्यान से देखो, U आ गया, W आ गया, T इज डन, Q R V S, एक पर्सन बचा हुआ है कौन, P, वो कहां पर आएगा, R और V के बीच में, और मुझे क्या बोला गया था, V एंड P फेस द सेम डायरेक्शन, V कहां फेस कर रहा है, नॉर्थ,
तो पी भी कहां फेस करेगा, नॉर्थ, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस मुझे बोला गया था पी के जो इमीडिएट नेबर है वो क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे। तो पी का एक नेबर कहां फेस कर रहा है, नॉर्थ, इसका मतलब दूसरा नेबर दैट इज आर कहां फेस करेगा, साउथ, ठीक है, सिंपल। अब देखो मैंने इस पूरे प्रोसेस में क्या करा है, हाँ आई नो कि मुझे अभी एक कंडीशन और इंटरप्रेट करनी है, उसको अभी कर रहे हैं, बट आप एक चीज यहाँ पे रियलाइज करो कि इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या करा, हमने सिर्फ यहां से लैंग्वेज से चेंज करके इस तरीके से डिकोड करा और एक एक करके मैं कंडीशंस को क्या करता जा रहा हूं, अरेंज करता जा रहा हूं, ठीक है। यही काम आपको हमेशा करना है। आप जितना बेटर तरीके से इस पैसेज से इंफॉर्मेशन को लिखेंगे उतना इजी होगा आपके लिए पजल्स को इंटरप्रेट करना, ओके। चलिए, सो कमिंग टू द लास्ट कंडीशन, हमें बोला गया था पी के लेफ्ट में जितने लोग हैं उतने ही टी के राइट में होंगे। अब देखो पी नॉर्थ फेस कर रहा है तो पी के लेफ्ट में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि टी के राइट में भी कितने लोग होने चाहिए, 5 लोग होने चाहिए। अब सोच के देखो, अगर मैं टी को साउथ फेस करा दूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर हम टी को साउथ फेस करा देंगे तो टी के राइट में कितने लोग होंगे, 2 लोग। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, जितने लोग पी के लेफ्ट में हैं उतने ही टी के राइट में होंगे। तो पी के लेफ्ट में सिंस देयर आर 5 पीपल टू द लेफ्ट ऑफ पी, हमें टी को कहां फेस कराना पड़ेगा, नॉर्थ फेस कराना पड़ेगा, एंड देन वी कैन सी दैट देयर आर 5 पीपल टू द राइट ऑफ टी। तो लास्ट में हमने ये आखिरी कंडीशन भी इजीली इंटरप्रेट कर ली है, एंड दिस विल बी आवर फाइनल अरेंजमेंट, ओके। आई होप आप लोगों को यहाँ पे ये चीज क्लियर हुई होगी कि मल्टीपल डायरेक्शंस को हम किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। देखिए मल्टीपल डायरेक्शन हो चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे मल्टीपल रोज हो, द की इन फॉर सक्सीडिंग इन एनालिटिकल पजल्स वेदर इट इज सिटिंग अरेंजमेंट और अ ट्रेडिशनल एनालिटिकल पजल इज राइटिंग द इंफॉर्मेशन। तो आपको इंफॉर्मेशन लिखने का तरीका, ये स्किल, ये आर्ट आपको डेवलप करना होगा, और जैसे ही आप ये चीज अच्छे से करना सीख जाएंगे आप पजल्स को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ओके। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। सो दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एज पर द गिवन अरेंजमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट यू। ध्यान रखना गाइस, आपसे पूछा गया है नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। यू इज एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, इज दिस ट्रू, यस, बट दैट कैन नॉट बी आवर आंसर क्योंकि हमसे नॉट ट्रू पूछ रहा है। ओनली 3% सिट बिटवीन यू एंड आर, यू और आर के बीच में 3 लोग हैं क्या, हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी के सेकंड राइट पे है क्या यू, जी नहीं, यू कहां पर है, टी के सेकंड लेफ्ट पर है। सो द आंसर टू द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। नॉट ट्रू पूछा था, क्या चीज गलत है, ये बोल रहा है यू सेकंड राइट पे है, नहीं यू सेकंड राइट पे नहीं है, यू इज टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ टी, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। अब देखो W के रिस्पेक्ट में Q की पोजीशन निकालनी है, तो W इज फेसिंग साउथ, ठीक है, तो ये डायरेक्शन कौन सा होगा, लेफ्ट, और ये वापस से क्या, एक और लेफ्ट, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, Q की पोजीशन चाहिए थी W के रिस्पेक्ट में, आंसर विल बी सेकंड टू द लेफ्ट। थर्ड क्वेश्चन गाइस आपको बोल रहा है कि एज पर द गिवन अरेंजमेंट 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड thus फॉर्म अ ग्रुप, ठीक है। देखिए अरेंजमेंट के अंदर काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, कि 3 जो ऑप्शन दे रखे हैं वो किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनमें कुछ सिमिलैरिटी होगी, ठीक है, सेम काइंड ऑफ प्रॉपर्टी होगी, सेम काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होगा उन ऑप्शंस का। आपको निकालना है ऑड वन आउट, ठीक है। चलिए सबसे पहला है WNS। अब सोच के देखो यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे हम ग्रुपिंग करेंगे, 3:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। एक पैरामीटर तो है कि हम ये देख सकते हैं कि किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, दूसरा पैरामीटर है हम ये देख सकते हैं कि किस पोजीशन पे बैठे हुए हैं। भाई डायरेक्शन पोजीशन दो ही चीजें हैं, तो W और S के लिए क्या मैं देख पा रहा हूँ, W और S के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो देयर आर 5 पीपल बिटवीन W एंड S, लेकिन डायरेक्शन कौन सा है, ऑल्टरनेट डायरेक्शन, यानी एक साउथ फेस कर रहा है, दूसरा क्या फेस कर रहा है, नॉर्थ। सेकेंड ऑप्शन क्या है, Q एंड T। अब Q और T को देखो, Q एंड T हाउ मेनी पीपल आर देयर बिटवीन देम, 0, but the direction is alternate. T is facing north, Q is facing south. Next क्या है, W and R। W और R को चेक करते हैं, how many people are between W and R? There are 2 guys between W and R and the direction is same. किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। लास्ट ऑप्शन U and P। U और P को देखोगे तो देखो U and P how many people are there between them? There are 4 guys between them and the direction is alternate, ठीक है। U is facing south, P is facing north। अब आपको 3:1 की ग्रुपिंग करनी है, आपको चाहिए कि 3 का एक सिमिलर काइंड ऑफ ग्रुप हो जिसमें सेम सी चीजें हो रही हैं और एक ऑड वन आउट हो। तो देखो नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन देम, पोजीशन के बेसिस पे तो नहीं बन रहा 3:1 का ग्रुप, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो डायरेक्शन के बेसिस पे बिल्कुल बन रहा है। देयर आर 3 ऑप्शंस व्हिच गिव द पीपल
और द पेयर ऑफ गाइज हु फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑपोजिट है, ये भी ऑपोजिट है, ये भी ऑपोजिट है, लेकिन ये जो थर्ड ऑप्शन हमने इंटरप्रेट करा था ये ऑड वन आउट होगा बिकॉज बोथ W एंड R आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। बाकी तीनों ऑप्शंस में ऐसे दो लोग हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, W और R कहां फेस कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ P। बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, P के इमीडिएट नेबर्स कौन है, V एंड R, ठीक है। तो बहुत इजीली हम आंसर टिक कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शन C। ओके, चलिए, सो विद दिस वीडियो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक लाइन के अंदर जब मल्टीपल डायरेक्शंस होते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना है, किस तरीके से हमें उन कंडीशंस को इंटरप्रेट करना है। Okay, so that's it for this video. Stay tuned on our channel. We'll be coming up with lots of videos, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन के अंदर फॉर CUET। Okay, thank you so much guys. Enjoy yourselves.